Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you're doing really great. So in today's video, we'll be discussing the next part of the chapter World War II. और इस पार्ट में हम कोर्सेज ऑफ द वॉर मतलब किस तरह से वॉर हुई थी यूरोप में, अफ्रीका में और फार ईस्ट में, और किस तरह से अमेरिका की एंट्री हुई थी वर्ल्ड वॉर टू में और उन्होंने उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है, वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. जो पहला टॉपिक है वो है वॉर इन यूरोप, इन्वेजन ऑफ पोलैंड. तो इन्वेजन ऑफ पोलैंड जो है वो मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, तो यू कैन रेफर टू दैट. उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो. उसमें मैंने ऑलरेडी पोलैंड वाला टॉपिक कवर किया है, सो आप उसे देख सकते हो. ठीक है, बट ये जो सेकेंड पैराग्राफ है यहाँ पे पॉलिश कैपिटल वारसाव से, ये वाला मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, बिकॉज आई फील दैट इट्स इम्पॉर्टेंट एंड ये पिछले वीडियो में कवर नहीं हुआ था. ठीक है, तो चलो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर. तो जो पॉलिश कैपिटल था वो था वारसाव. ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप अंडरलाइन कर लीजिए इसे, क्योंकि ये एक फैक्चुअल डिटेल एंड फैक्ट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. आई हैव ऑलवेज टोल्ड दिस इन ऑल माई वीडियोज़ कि फैक्चुअल डिटेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो पॉलिश कैपिटल था वो वारसाव था. तो जब जर्मनी ने अलॉन्ग विथ रशिया, दोनों ने एक पैक्ट बनाया था ना कि वो पोलैंड को कैप्चर कर लेंगे एंड फिर दे डिवाइड इट अमॉन्ग देमसेल्व्स, से पार्टीशन करके खुद में ही वो डिवाइड कर लेंगे. ये उनका पैक्ट था. किसका था? जर्मनी का और रशिया का. तो उन्होंने फिर अटैक किया पोलैंड के ऊपर. जो तो फिर उसके बाद पोलैंड का जो कैपिटल था, पॉलिश कैपिटल जो था वो था वारसाव. ठीक है, वारसाव ने भी फाइट बैक किया जब जर्मनी और रशिया ने इन्वेड किया, जब उन पर अटैक किया तो दे ऑल्सो फाइटेड बैक. ऑब्वियसली वो रेजिस्ट कर रहे थे कि नहीं भाई आप हमें नहीं मारो, तो वो भी अटैक कर रहे थे कि हमें बचना है. तो देयर वाज अ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर साइड. ये 6 वीक्स तक चला. वारसाव ने जो है रेजिस्ट किया खुद को, और वो 6 वीक्स तक कर पाई ये चीज़. बट ये भी इवेंचुअली आफ्टर 14 डेज इट वाज ऑल कोलैप्स्ड. सारा कुछ ख़त्म हो गया. दे फेल. जर्मनी एंड रशिया वाज सक्सेसफुल इन इन्वेडिंग पोलैंड एंड कैप्चरिंग इट पूरा टोटली. लाइक वारसाव भी फेल. वारसाव भी जो थी वो गिर चुकी थी. वारसाव ऑल्सो फेल्ड इन देयर अटेम्प्ट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, अब जो है रशिया ने फिर बोला कि चलो अब तो हमने पूरे पोलैंड को कैप्चर कर लिया. तो फिर रशिया ने अलॉन्ग विद जर्मनी के साथ वो पोलैंड को फिर डिवाइड कर लिया. रशिया ने कौन कौन से एरिया को कैप्चर किया? ईस्ट में रशिया ने कैप्चर किया एस्टोनिया, लटविया और लिथुआनिया को. ठीक है, ये 3 रीजन्स उन्होंने, किसने? रशिया ने कैप्चर किया पोलैंड के. और उन्होंने अटैक भी किया फिनलैंड पे नवंबर 1939 में. ठीक है, अगेन फैक्चुअल डिटेल्स प्लीज़ अंडरलाइन. तो ये सब किया रशिया ने. उसके बाद इस सिचुएशन में ये सब कुछ जब हो रहा था तो काफ़ी वायलेंस चल रही थी, काफ़ी ब्लड शेड हुआ था. यू नो देयर वाज अ ह्यूज लॉस. तो और काफ़ी वायलेंस भी था, एज आई जस्ट सेड. तो हिटलर को ये चीज़ लगी कि भाई इतना ब्लड शेड हो रहा है, इतना वायलेंस हो रहा है, तो अब जो है ब्रिटेन और फ्रांस पक्का सामने आएंगे और वो एक पीस नेगोशिएट करेंगे हमारे साथ, पीस प्रपोजल एक करेंगे कि भैया अब जो है बहुत हो गया, अब चलो पीस करते हैं, अब जो है शांति का माहौल बनाते हैं. ठीक है, बट ब्रिटेन और फ्रांस ने ऐसा कोई एक्शन लिया ही नहीं. लाइक वो बिल्कुल चुप थे. उनकी इसी चुप्पी को अमेरिकन प्रेस ने फोनी वॉर कहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्जाम पर्सपेक्टिव में से अगर मैं कहूँ तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म या टर्मिनोलॉजी, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में और काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है इसकी एग्ज़ाम में आने की, कि फ़ोनी वॉर क्या था. तो बेसिकली क्या था, जब जर्मनी और रशिया ने अटैक किया पोलैंड पे और उसे फिर कैप्चर कर लिया और खुद में पार्टीशन कर लिया, तो हिटलर को लगा कि आफ्टर सच वायलेंट एक्शंस ऑन देयर साइड, यू नो, उन्होंने इतना कुछ वायलेंस क्रिएट किया, इतना कुछ कैप्चर कर लिया, उनकी पावर इतनी इंक्रीज़ हो रही है, तो अब ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो समझ जाएंगे और वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन लेंगे और वो बेसिकली आके एक पीस नेगोशिएट करेंगे, एक शांति का प्रस्ताव रखेंगे हमारे सामने. ठीक है, बट अगले 5 महीने तक, फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, अगले 5 महीने तक ये सब जब हुआ, पोलैंड का कैप्चर और पार्टीशन, उसके 5 महीने तक ब्रिटेन और फ्रांस ने कुछ नहीं बोला, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं थी. तो इसी लैक ऑफ एक्शन को अमेरिकन प्रेस ने फोनी वार कहा है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. अब हम आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मोमेंट. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अटैक ऑन डेनमार्क
एंड नॉर्वे अप्रैल 1940। अगेन अगर इस पे अटैक हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट रिसोर्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होगा, दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे भी अटैक हुई है। ये कब हुई? अप्रैल 1940 में हुई। अगेन फैक्ट्स हैं तो यू शुड कीप देम, अगेन फिर से कीप देम इन योर माइंड फॉर श्योर, ठीक है। तो जस्ट अ मोमेंट। सो अटैक ऑन डेनमार्क क्या थी ये हम देखने वाले हैं। तो हिटलर का जो अगला टारगेट था वो था नॉर्वे। क्या था हिटलर का अगला टारगेट? दैट वाज नॉर्वे। तो वहाँ पे एक पोर्ट था नार्विक, ठीक है, नार्विक नाम का एक पोर्ट था, प्लीज़ अंडरलाइन। और ये जो नार्विक पोर्ट था ये मेन आउटलेट था फॉर स्वेडिश आयरन ओर। स्वीडन में एक तरह का आयरन ओर पाया जाता है कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी तरह का, अगर आप आर्मामेंट्स बना रहे हो, मतलब किसी भी तरह का वेपन्स, वॉर के वेपन्स और स्टफ्स अगर आप बना रहे हो, तो स्वीडन में जो आयरन ओर पाया जाता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मामेंट्स बनाती है, ठीक है। तो एक पोर्ट नार्विक थी जो कि एक मेन आउटलेट थी फॉर वॉट? फॉर स्वेडिश आयरन ओर, एंड जर्मन आर्मामेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। That is the reason Germany wanted to invade this and attack this, because he wanted to take the Swedish iron ore for their own army, for their own armaments, ठीक है। Because Britain was carrying on coastal trade with Norway, ठीक है। और उसी टाइम पे ब्रिटेन जो है वो कोस्टल ट्रेड किसके साथ कर रही थी? नॉर्वे के साथ। तो ये एक दूसरा रीज़न हो जाता है इन्वेड करने का, ठीक है। सो टू प्रिवेंट द मूव ऑफ द ब्रिटिश आर्मी हिटलर डिसाइडेड टू अटैक नॉर्वे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि ब्रिटेन जो है वो क्या कर रही थी? कोस्टल ट्रेड कर रही थी किसके साथ? नॉर्वे के साथ। तो ये जो ब्रिटिश आर्मी का मूव है कि वो नॉर्वे के साथ वो ट्रेड कर रही है ऑल दैट, इसको ख़त्म करने के लिए हिटलर ने क्या डिसाइड किया कि वो नॉर्वे पे डायरेक्ट अटैक करेंगे, ठीक है। फिर क्या हुआ? द जर्मन आर्मी ऑक्यूपाइड डेनमार्क एंड लैंडेड एट द मेन नॉर्वेन पोर्ट्स इन अप्रैल 1940। फिर जर्मनी ने क्या किया? डेनमार्क पे अटैक किया और फिर लैंड कहाँ किया? नॉर्वेन पोर्ट्स, मतलब नॉर्वे के जो पोर्ट्स थे वहाँ पे अप्रैल 1940 में उन्होंने लैंड किया, जो वहाँ के मेन पोर्ट्स थे नॉर्वे के, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द नॉर्वेन्स वेर टेकन बाय सरप्राइज बिकॉज देयर ट्रूप्स वेर नॉट इवन मोबिलाइज्ड। जर्मनी नाउ गॉट हर बेसिस फॉर द सप्लाई ऑफ आयरन ओर। अब जो है, अब क्या हुआ कि दो रीजंस थे नॉर्वे को अटैक करने का। पहला कि वो एक तरह से क्या, वहाँ पे जो पोर्ट नार्विक थी वो क्या थी, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, दैट वाज द मेन आउटलेट फॉर स्वेडिश आयरन ओर। और स्वेडिश आयरन ओर जर्मनी को चाहिए थे बिकॉज ऑफ मेकिंग आर्मामेंट्स मच एंड मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है। ये पहला रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये था कि कोस्टल ट्रेड चलती थी ब्रिटेन और नॉर्वे के बीच में, तो इसको कट डाउन करने के लिए हिटलर वांटेड टू अटैक नॉर्वे ताकि वो कट डाउन कर दे पूरा। और अटैक करके हिटलर कहाँ लैंड होता है? पोर्ट्स पे। जो नॉर्वे के पोर्ट्स थे वहाँ पे वो अपने आर्मी को लेके लैंड होता है। और जो वहाँ पे नॉर्वेन पोर्ट्स थे, जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश आर्मी वहाँ आ गई है तो दे वर लाइक वेरी सरप्राइज, सॉरी जर्मन आर्मी वहाँ आ गई है तो दे वर वेरी सरप्राइज्ड कि भाई जर्मनी यहाँ कैसे आ गई अपनी आर्मी को लेके हम पे अटैक करने। बिकॉज वहाँ पे ना मोबिलाइजेशन भी नहीं हुई थी, मतलब नॉर्वेन आर्मी वॉज नॉट इवन रेडी टू गिव बैक और रिटेलिएट दैट वॉर, ठीक है। सो अब जर्मनी ऑब्वियसली वो जीत गई एंड जर्मनी अब क्या, उन्होंने कैप्चर, जर्मनी ने क्या कैप्चर कर लिया? उस पोर्ट को कैप्चर कर लिया और वहाँ पे उनका बेस हो गया सप्लाई ऑफ आयरन ओर के लिए। वहाँ पे वो आयरन ओर लेते और फिर सप्लाई करते फॉर देयर ओन आर्मामेंट्स, ठीक है। मूविंग ऑन, जर्मन अटैक ऑन हॉलैंड बेल्जियम ऑन मई 1940। तो नेक्स्ट अटैक क्या, किस पे किया जर्मनी ने? हॉलैंड पे, बेल्जियम पे। कब किया? मई 1940। तो द जर्मन आर्मी अटैक्ड हॉलैंड, बेल्जियम एंड फ्रांस साइमल्टेनियसली ऑन 10 मई 1940। मतलब पहले हॉलैंड पे अटैक किया, फिर बेल्जियम पे अटैक किया, फिर फ्रांस पे अटैक किया, मतलब एक के बाद एक अटैक किए ही जा रहे थे। यू सीइंग द मेंटालिटी एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस द जर्मन आर्मी गेन्ड बाय दिस टाइम कि वो एक के बाद एक अटैक किए ही जा रही है विदाउट एनी स्टॉपेजेस, यू नो, बिकॉज वाई? बिकॉज उसको सक्सेस मिलती जा रही है। आप अगर किसी चीज़ को कर रहे हो और आपको कंटिन्यूअस सक्सेस मिल रही है उस चीज़ में, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कंटिन्यू करोगे एंड इट kind of boosts your confidence. In fact, I would say over confidence भी कभी कभी ला देता है।
तो अब जर्मन आर्मी बार बार जीत रही थी, तो हिटलर वाज लाइक कि भाई अब तो मैं एक एक करके सब कैप्चर कर लूँगा। तो जर्मनी ने पहले होलैंड पे अटैक किया, फिर बेल्जियम पे अटैक किया, फिर फ्रांस पे अटैक किया, एक के बाद एक अटैक करता गया वो। 10 मई 1940 को साइमल्टेनियसली होलैंड, बेल्जियम और फ्रांस पे अटैक किया उन्होंने, और काफ़ी बॉम्बिंग हुई वहाँ पे, बहुत हैवी बम्बार्डमेंट हुई। और जो डच आर्मी थी उन्होंने जर्मनी के सामने सरेंडर कर दिया। पहले 4 दिन तक तो वो लड़े, बट इवेंचुअली उन्होंने सरेंडर कर दिया। और बेल्जियम भी ज़्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाया, ज़्यादा देर तक फाइट बैक नहीं कर पाया, और उसने भी सरेंडर कर दिया कब, मई 1940 के एंड में। और फिर जर्मन आर्मी ने फिर नॉर्दर्न फ्रांस को भी वहाँ से हटा दिया, मतलब नॉर्दर्न फ्रांस पे भी अटैक किया, उसे भी कैप्चर कर लिया। और इसी टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ जो कि था डनक्रिक इंसिडेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। और ये क्या था क्या नहीं था, दैट विल बी रीडिंग नाउ, ठीक है। डनक्रिक इंसिडेंट, सो ये क्या था? तो डनक्रिक इंसिडेंट में बेसिकली जर्मनी ने अटैक किया फ्रांस पे, और उसके बाद ब्रिटिश, बेल्जियन फोर्स और फ्रेंच आर्मी को, जो कि नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस में थी, उसको पूरा सराउंड कर लिया। किसने? जर्मन आर्मी ने, और उस पर अटैक करके उसे कैप्चर कर लिया। ठीक है, क्या हुआ वापस से मैं बोलती हूँ, जर्मन ट्रूप्स ने, जर्मन आर्मी ने फ्रांस पे अटैक किया, उसके बाद ब्रिटिश को कैप्चर किया, बेल्जियन फोर्स को कैप्चर किया और फ्रेंच आर्मी को कैप्चर किया। ठीक है, उसके बाद जब ये सब हो गया तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे थे, कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अगेन अ फैक्चुअल डिटेल, सो अंडरलाइन दिस। उस टाइम पे कौन थे? जस्ट अ मोमेंट। उस टाइम पे कौन थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर? ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर वॉज विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया है, उसे इन्होंने क्या कहा? अ कोलोसल मिलिट्री डिज़ास्टर। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्कर में आ सकता है कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने फ्रांस पे जो जर्मनी ने अटैक किया था उसे क्या कहा था? तो उन्होंने उसे कोलोसल मिलिट्री डिज़ास्टर कहा था। अब इस सिचुएशन में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने डिसाइड किया, हम जो है अब अपने लोगों को वहाँ से निकालेंगे, जो जर्मनी ने कैप्चर कर रखा है हमारे लोगों को, उन्हें हम निकालेंगे। और कहाँ से निकालेंगे? एक इंग्लिश चैनल थी उसके थ्रू निकालेंगे, क्योंकि वही सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहाँ से वो निकाल सकते थे उस टाइम पे। बाकी हर जगह को जर्मनी ने कैप्चर कर रखा था, और देयर वाज नो वे पॉसिबल एक्सेप्ट दिस इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया? स्टार्ट किया अपने लोगों को डनक्रिक से निकालने का, क्योंकि ये जो जितना भी इंसिडेंट था, जो भी कैप्चर हुआ था, ये सब वो सब डनक्रिक में हुआ था। तो वहाँ पे जो उनके लोग फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने की प्लानिंग शुरू की। किसने शुरू की? ब्रिटिश आर्मी ने। और इसी बीच 22 मई 1940, अगेन मार्क दिस, 22 मई 1940 को क्या हुआ? एक जर्मन अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वॉर को, ये जो लड़ाई हो रही है, इसे अभी हॉल्ट कर रहे, मतलब इसे अभी रोक रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? जो अलाइड आर्मी थी ना, मतलब जो ब्रिटेन और बाकी उसके जितने भी अलाइज थे, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, इन्होंने वॉर रोक दिया, अब हमारे लिए एक्चुअली ईजी हो जाएगा कि हम अपने लोगों को वहाँ से निकाल पाए। तो ये जो एवैक्यूएशन प्रोसेस है, मतलब लोगों को निकालने का जो प्रोसेस है डनक्रिक से, जो वो निकाल रहे थे इंग्लिश के चैनल के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा अब ईजी हो जाएगा, क्योंकि अभी जो वॉर जो है वो हॉल्ट पे है। तो इसी को क्या कहते हैं? ऑपरेशन डायनामो। क्या कहते हैं? ऑपरेशन डायनामो। आप मूवीज़ देखते होंगे, रियल लाइफ में भी होती है, मूवीज़ में भी होती है। कोई भी मिलिट्री जा रही है कहीं पे भी, कोई भी मिशन पे, तो उसे एक ऑपरेशन कहा जाता है, उसका एक नाम दिया जाता है। तो इसको क्या कहा गया? ऑपरेशन डायनामो। डायनामो, ठीक है। मूविंग अहेड, तो ये जो ब्रिटिश बेल्जियम कंबाइंड फोर्स थी ना, ब्रिटिश और बेल्जियम के एक कंबाइंड फोर्स थी, तो उसने क्या किया? उसने बहुत नैरोली, मतलब बहुत धीरे से, एकदम चुप से उन्होंने जो एस्केप कर लिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, अब ब्रिटिश बेल्जियम कंबाइंड फोर्स नैरोली एस्केप्ड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन वाइल विथड्रॉ फ्रॉम द फ्रेंच पोर्ट ऑफ डनक्रिक टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ मे 1940। मतलब मई 1940, मई 1940 में, कौन सा महीना था? मई का महीना था। तो मई मंथ के आसपास ही किसने? ब्रिटिश और बेल्जियम की जो कंबाइंड फोर्स थी वो वहाँ से डनक्रिक से निकल गई। ठीक है, डनक्रिक इज फ्रेंच पोर्ट।
अंडरलाइन दिस, ठीक है। और ब्रिटिश नेवी ने कितने लोगों को वहाँ से निकाला? 3,38,226 ट्रूप्स, 2/3 ऑफ देम ब्रिटिश फ्रॉम डनक्रिक। मतलब इतने सारे लोगों को, जिसमें से 2/3 जो है ब्रिटिश थी, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ से ब्रिटिश प्लस बेल्जियम सब निकल रहे थे, बेल्जियम के लोग भी निकल रहे थे, बेल्जियंस, ठीक है। तो इतने लोगों को निकाला ब्रिटिश नेवी ने, जिसमें से 2/3, जिसमें से जो 2/3 थे वो कौन से थे? वो कौन थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिशर्स थे। दिस वॉज रिमार्क्ड अचीवमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द जर्मन आर्मी। मतलब इतने टाइम से जो जर्मनी है वो जीतते आ रही है, बट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जहाँ पे जर्मनी को एक क्या कहते हैं, एक फाइट बैक मिला, एक बैकलैश मिला, ठीक है। क्या मिला? एक बैकलैश मिला जर्मनी को, कि उन्हें भी हराया जा सकता है, या उनके जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग है उसको भी खारिज किया जा सकता है, उसको भी फेल किया जा सकता है। तो दिस वॉज अ रिमार्केबल अचीवमेंट अगेंस्ट द अटैक ऑफ द जर्मन आर्मी, बट दिस वॉज अ सीरियस ब्लो। ये एक सीरियस ब्लो किसके लिए था? This was a serious blow for the troops at Dunkirk that had particularly lost all their arms. So it became impossible for Britain to help France. British Prime Minister Churchill described this rescue as a miracle of deliverance. Very very important you guys. जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे चर्चिल, उन्होंने इस एस्केप को क्या डिस्क्राइब किया? उन्होंने इस एस्केप को डिस्क्राइब किया रेस्क्यू। इस रेस्क्यू को क्या डिस्क्राइब किया? मिरेकल ऑफ डेलीवरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, ये जो पूरा रेस्क्यू का प्रोसेस ब्रिटेन ने किया, बेल्जियम और ब्रिटेन दोनों के कंबाइंड फोर्सेस ने, इससे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा मिरेकल ऑफ डेलीवरेंस, ठीक है। This halt order has become a subject of much discussion to the historians, obviously, because it was one of the great turning points of the war, and it was Hitler's most critical mistake. Very very important. एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि हिटलर का सबसे क्रिटिकल मिस्टेक, व्हाट वाज हिटलर्स मोस्ट क्रिटिकल मिस्टेक? सो इट वाज द बैटल ऑफ डनक्रिक, जहाँ पे उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग फेल हुई। अगर वो हॉल्ट नहीं देता वॉर को, तो उसकी जो प्लानिंग या प्लॉटिंग है वो कभी फेल नहीं होती, ठीक है। ऑल्सो देर इज़ वन मोर लाइन, जस्ट अ मोमेंट। ये जो यहाँ पे लाइन है, ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं की, लेट मी जस्ट गो बैक टू दिस। यहाँ पे जो लाइन है, बट दिस वॉज अ सीरियस ब्लो फॉर द allies. The troops at Dunkirk had practically lost all their arms, so it became impossible for Britain to help France. मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम सारे लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, राइट ना। जब ब्रिटेन और बेल्जियम ने कंबाइन होके वहाँ से एस्केप किया, तो जितने भी ट्रूप्स जो वहाँ पे फंसे हुए थे डनक्रिक में, उनके पास जितने भी हथियार थे वो एक्चुअली दे लॉस्ट ऑल ऑफ देम। वाई? बिकॉज जब ये एस्केप कर रहे थे तो डेफिनेटली अपने साथ लेके गए होंगे, और इनफैक्ट जब उनको कैप्चर भी किया गया था तो उनसे उनके वेपन्स तो लिए गए थे, भाई वापस लिए गए थे, राइट। तो इसीलिए अब ब्रिटेन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि वो वापस जाके फिर फ्रांस जो वहाँ फंसी हुई थी उसे भी हेल्प कर पाए। ऑल राइट, मूविंग ऑन, नाउ वील रीड, जस्ट अ मोमेंट, नाउ वी विल रीड अटैक ऑन फ्रांस। तो जो जर्मन आर्मी थी, इसके बाद ये जो डनक्रिक इंसिडेंट हुई, उसके बाद जर्मन आर्मी ने कहाँ एंट्री ली? फ्रांस और पेरिस में, और इसे भी कैप्चर कर लिया 14 जून को। ये सारे फैक्ट्स हैं, एंड फ्रांस सरेंडर्ड ऑन 22 जून, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स है। बेसिकली क्या हुआ, जर्मन आर्मी ने फ्रांस और पेरिस को भी कैप्चर करने के लिए उस पर एंट्री ली 14 जून को, और कहा कि भाई देखो, या तो तुम सरेंडर कर लो, या तो हम तो आप तुम्हें एनीवेज कैप्चर कर ही लेंगे। भैया तुम या तो हार मान लो, नहीं तो हमें आता है, लातों के भूत बातों से मानते नहीं है। तो अगर आप बातों से नहीं मानोगे तो हमें आता है कि लातों के भूत कैसे निकालने हैं, मतलब कैसे आपके अंदर जो ये है उसे निकालना है, ठीक है। या तो आप बातों से मानो, नहीं तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो लात आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली 14 जून को जर्मन आर्मी ने एंट्री ली फ्रांस और पेरिस में, और फ्रांस ने इवेंचुअली 22 जून को सरेंडर कर दिया। एट हिटलर्स इंसिस्टेंस द सीज फायर वॉज साइंड। अब हिटलर ने कहा कि ठीक है भैया, तो एक सीज़ फायर साइन हुआ, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस ने सरेंडर कर दिया था। तो सीज़ फायर का मतलब है कि ठीक है, अब हम वॉर को नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आपने ऑलरेडी सरेंडर तो कर ही दिया है। उसके बाद जर्मन आर्मी ने क्या ऑक्यूपाई किया? नॉर्दर्न फ्रांस को और अटलांटिक कोस्ट दोनों को ऑक्यूपाई कर लिया। मार्शल पेटेन वॉज अलाउड टू रूल द अनऑक्यूपाइड फ्रांस, बट दिस गवर्नमेंट हैड नो इंडिपेंडेंस। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन अ फैक्चुअल डिटेल यू गाइज।
किसे जो फ्रांस, देखो जर्मनी ने कैप्चर कर लिया फ्रांस को, ठीक है, बट पूरे फ्रांस को नहीं किया, कुछ एक दो पार्ट, थोड़ा सा पार्ट जो था वो उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, तो वो उन्होंने मार्शल पेटेन को दे दिया कि भैया तुम इसको जो है रूल कर लो, बट हाँ सारे रूल्स कि क्या होगा क्या नहीं होगा तुम्हारे राज्य में वो हम बताएंगे। इट्स जस्ट दैट कि हम तुम्हें रख रहे हैं कि भाई हम इतना कुछ तो देख नहीं सकते, हमने काफ़ी कुछ कैप्चर कर रखा है, तो तुम इसको संभाल लो, बाकी जो भी रूल्स होगा या ऑल दैट वो मैं करूँगा। यू आर जस्ट लाइक अ प्रोटेक्टरेट, यू विल जस्ट रूल, बट वट एवर द हाइएस्ट अथॉरिटी यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम मी। तो इंडिपेंडेंस कुछ नहीं था मार्शल पेटियन के पास, ही वॉज जस्ट रूलिंग, उसको बस अलाउ कर दिया गया था कि तुम अनऑक्यूपाइड फ्रांस को अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट सेट कर सकते हो, रूल कर सकते हो, बट जो भी है डिसीजंस हम ही लेंगे। The government of Britain had to collaborate with the Germans. In this situation, Italy under Mussolini joined the war on the side of Germany. और हाँ वही गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन जो थी उसको जर्मन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ा था, उसके पास खुद की कोई इंडिपेंडेंस नहीं थी। उसके बाद इटली जो थी जिसे मुसोलिनी लीड कर रहे थे, उन्होंने भी वॉर को ज्वाइन किया, और किसके साइड से, जर्मनी के साइड से इस वॉर को ज्वाइन किया। ऑलराइट, मूविंग ऑन, बैटल ऑफ ब्रिटेन जो कि 12 अगस्त से 30 सितंबर तक हुआ था, 30th, ओके। If Hitler had attacked Britain immediately after France, the map of Europe would have been different. But Hitler waited for long 2 months to attack Britain after France. Actually, Hitler's intention was to break the morale of the English people by heavy aerial attack and bombardment. Okay, before explaining this to you guys, just mark this कि इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये एक ऐसा पहला बैटल था जहाँ पे जर्मनी के ओवर कॉन्फिडेंस को धक्का या ठेस पहुंचा था, ठीक है। तो बैटल ऑफ ब्रिटेन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, डनक्रिक इंसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बैटल ऑफ ब्रिटेन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक्चुअली जो जर्मनी का कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो भी कह लो, उसको एक धक्का, उसको एक कहते हैं ना धक्का लगा था। तो हिटलर ने पहले फ्रांस पे अटैक किया था, ठीक है। तो फ्रांस के बाद हिटलर वांटेड टू अटैक ब्रिटेन, बट उसने क्या किया, उसने लिया कि भाई हमने अभी अभी फ्रांस पे अटैक किया है, हम ब्रिटेन पे थोड़ा रेस्ट लेके फिर अटैक करेंगे। इट्स नॉट लाइक कि इमीडिएटली अटैक करेंगे, तो हमने फ्रांस पे अटैक कर दिया है, अब हम ब्रिटेन पे भी करेंगे, बट बाद में करेंगे, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। तो 2 महीने का रेस्ट लिया इन्होंने, लाइक हिटलर वेटेड 2 लॉन्ग मंथ्स, उसके बाद उसने अटैक किया ब्रिटेन पे, और यही एक गलती हो गई थी हिटलर से। हिटलर का क्या इंटेंशन था, हिटलर को था कि हम जो है ब्रिटेन, मतलब जो इंग्लिश लोग हैं वहाँ के, ब्रिटिश पीपल जो है, उनका पूरा मोरल, उनका पूरा आत्मविश्वास को ही ख़त्म कर देंगे, राइट। उसको पूरा तोड़ना था, तोड़ देंगे। और कैसे तोड़ेंगे, हम वहाँ पे हैवी एरियल अटैक करेंगे, और मतलब बॉम्बिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा बॉम्ब्स फेंकेंगे, और एरियल अटैक मतलब आसमान से जो बॉम्ब गिराते हैं ना एयरक्राफ्ट से, वो करेंगे, ठीक है। ये हिटलर का प्लान था। बट क्या हुआ, the industrial areas, the ports, radar stations, aerodromes, ammunition factories in the city of London were heavily bombed and numerous civilians lost their lives. अब जर्मनी जो करना चाहती थी, हिटलर जो करना चाहता था, वो उसमें वो सक्सेसफुल रहा। जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज थे, जितने भी पोर्ट्स थे, रडार स्टेशन, एरोड्रोम्स, एम्यूनिशन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, पूरा सिटी ऑफ लंदन बेसिकली पूरा बॉम्बिंग, पूरा वहाँ पे बहुत हैवी बॉम्बिंग हुई, और बहुत सारे सिविलियंस, मतलब जो कॉमन मास थे, उनकी डेथ हुई, उनको अपना लाइक ज़िंदगी से उन्हें जाना पड़ा बिकॉज ऑफ ऑल दिस। बट इन सब के बाद भी, इतना हैवी लॉस होने के बाद भी, ब्रिटिश मोरल रिमेन्ड अनशेकन। मतलब ब्रिटेन के अंदर ब्रिटिश पीपल का जो आत्मविश्वास था वो बिल्कुल नहीं टूटा, वो हिला तक नहीं, ठीक है। और ब्रिटेन ने फिर डिसाइड किया कि सिंस जर्मनी ने हम पे अटैक किया है, तो हम भी उन पे काउंटर अटैक करेंगे, और किसके थ्रू करेंगे, रॉयल एयर फोर्स के थ्रू करेंगे, ठीक है। ब्रिटेन ने क्या बोला कि अब हम इन्हें रिटर्न गिफ्ट देंगे थ्रू द रॉयल एयर फोर्स, ठीक है। व्हेन इट बिकेम क्लियर दैट द ब्रिटिश वुड नॉट सरेंडर, हिटलर कॉल्ड ऑफ द अटैक। जब हिटलर को पता चल गया कि भाई ये बहुत ढीठ है ब्रिटेन, ये तो अब नहीं सरेंडर करने वाले हैं, तो हिटलर ने क्या किया, कहा कि चलो अटैक को जो है रोक दिया, जो अटैक वो कर रही थी, बॉम्बिंग एंड ऑल दैट, उसे रोक दिया।
Importance of the Battle of Britain. Now, what is, see, I told you ना, Battle of Britain is actually important. प्लीज़ डो नॉट स्किप दिस. मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जहाँ पे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ऑल दैट, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कही है, कुछ लोगों ने, दैट आप सजेस्टिव रीडिंग्स भी दो, या फिर मतलब सजेशंस दो, क्वेश्चंस दो, सजेस्टिव क्वेश्चंस दो कि क्या क्या बोर्ड एग्जाम के लिए है. तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज दैट. बट अभी भी मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ कि जो बैटल ऑफ ब्रिटेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और क्यों है ये देखिए. द बैटल ऑफ ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट ऑफ द वॉर. वेरी इंपॉर्टेंट. यही, क्योंकि यहीं पे था ना जो जर्मनी ने ये सोचा कि भाई हम उनके मोरल को तोड़ देंगे, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, ठेस पहुंचाएंगे. बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये एक टर्निंग पॉइंट था वॉर का. फॉर द फर्स्ट टाइम द जर्मन अटैक हैड बीन चेक्ड एंड इट नाउ बिकेम क्लियर दैट द जर्मन आर्मी वॉज नॉट इन्विंसिबल. तो अभी तक जो जर्मन आर्मी के बारे में था कि इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता, इनके खिलाफ कोई नहीं जा सकता, इनको कोई हरा नहीं सकता, ये जो चल रहा था जर्मनी के बारे में पूरे जियो पॉलिटिक्स में, वो पहली बार जो है गलत साबित हुआ. क्योंकि सबको ये पता चल गया कि भाई जर्मन आर्मी को अटैक बैक किया जा सकता है, बैकलैश उनके ऊपर भी आ सकता है. इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हर टाइम जर्मनी ही एक वो ना अकेला राजा बने. उसके लिए जैसे वो होता है ना, ऐसे वन पार्टी सिस्टम होता है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम, आपने पढ़ा होगा पॉल साइंस में. तो वन पार्टी सिस्टम मतलब क्या, कि सिर्फ एक ही पार्टी रहेगी पूरी कंट्री में. और मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या, बहुत सारे पार्टीज रहेंगे. तो मल्टी पार्टी रहती है तो इलेक्शंस में मज़ा आता है. कॉमन मास को पता चलता है कि ये इससे बेहतर है, वो उससे बेहतर है, राइट. फिर उसके हिसाब से इलेक्शंस होती है, वो वोट अपना देते हैं. अब जब एक ही पार्टी है तो वो चाहे बुरी हो या अच्छी हो, एक्सेप्ट तो उसे ही करना है. तो और कभी भी ना, अगर आप कोई पॉलिटिक्स का ही गेम खेल रहे हो ना, इलेक्शंस में खड़े हो रहे हो, तो यू वुड ऑलवेज वांट, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो ना, आप चाहोगे कि आपका कोई कंपटीशन हो, तभी मज़ा आता है इलेक्शंस में खड़े होने में, राइट. तो उसी तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, अगर आपका कोई अगर आप एक अकेले सुपर पावर हो, आप ही रूल किए जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है फिर, राइट. तो जर्मनी जो अभी तक एकदम इनविंसिबल थी, जैसे कोई रोक टोक नहीं थी, जो जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, उसे ऑब्वियसली ब्रिटेन भी हरा तो नहीं पाया, बट देन वो एकदम खड़ा रहा. ब्रिटेन वॉज लाइक कि भाई तू कुछ भी कर ले, हमें गिरा नहीं सकता, हमें तोड़ नहीं सकता. यू गेटिंग माई पॉइंट. So Germans' failure in the Battle of Britain thus became one of the major reasons for the ultimate German defeat. तो जर्मनी, ओके, आई एम रियली सॉरी, जर्मनी की डिफीट हुई थी बैटल ऑफ ब्रिटेन में. तो ये जो जर्मन फेलियर यहाँ पे बैटल ऑफ ब्रिटेन में हुआ, ये वन ऑफ द मेजर रीजंस हुआ फॉर द अल्टीमेट जर्मन डिफीट. यहीं पे पहली बार जर्मनी हारी, और यही एक रीज़न बनी फॉर द अल्टीमेट डिफीट ऑफ जर्मनी एट द एंड. ठीक है. इसके बाद वॉर इन अफ्रीका और ये सारा कुछ यहाँ पे क्रॉस मार्क्स हैं, एंड आई सपोज ये सारे आपके एग्ज़ाम में नहीं है, आपके सिलेबस में इस साल नहीं है. ठीक है. तो मैं इन सब पे वीडियोस अभी नहीं बना रही. इन केस आई वंस गो एंड चेक द सिलेबस, इन केस दीज टॉपिक्स आर देयर आई विल कवर इट, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, जितना आई कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस. ठीक है. जस्ट अ मोमेंट. where we फॉल ऑफ इटली. ठीक है. व्हाट वाज द फॉल ऑफ इटली. अब इटली कैसे फॉल हुई. अब देखो, इटली, फॉल ऑफ इटली, सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी तक जर्मनी और इटली बहुत ऐसे 30वां खान बन रहे थे ना, सोल विनर्स एंड एवरीथिंग. अब देखो कैसे इटली की फॉल हुई. जस्ट अ मोमेंट. In the meantime, a large British and American force landed near Algiers and cleared off North Africa. तो ये सब जब कुछ ये सारा कुछ हो रहा था, वॉर एंड एवरीथिंग, तो नॉर्थ अफ्रीका में भी ब्रिटिश आर्मी और अमेरिकन आर्मी दोनों आई नॉर्थ अफ्रीका में, और वहाँ पे कैप्चर कर लिया. ठीक है. सी नाउ यू सी ब्रिटिश एंड अमेरिकन फोर्सेज एंटरिंग. ठीक है. तो जो अलाइज आर्मी थी देन कैप्चर्ड सिसिली एंड क्रॉस्ड ओवर टू द मेन लैंड ऑफ इटली एंड मार्च्ड अपॉन रोम. मुसोलिनी फेल फ्रॉम पावर इन इटली, सरेंडर्ड अनकंडीशनली टू द अलाइड फोर्सेस. तो अब जो अलाई आर्मी थी, ब्रिटेन एंड ऑल दैट,
उन्होंने सिसिली को भी कैप्चर कर लिया एंड उन्होंने इटली में भी एंट्री ले ली और पूरे रोम पे भी उन्होंने कैप्चर कर लिया, सिसिली को कैप्चर कर लिया, रोम को कैप्चर कर लिया, इटली में भी उन्होंने एंट्री ले ली। अब मुसोलिनी को लगा कि भाई अब तो मैं गया। इनफैक्ट मुसोलिनी पावर से वो नीचे आ चुका था और इटली ने सरेंडर कर दिया इन अलाइड फोर्सेस के सामने कि भैया हम हार मानते हैं, आप कर लो जो आपको करना है, ठीक है, हम हार मानते हैं, वी आर वेरी सॉरी। बट द जर्मन आर्मी एट द ऑक्यूपाइड इटली ऑफर्ड अ स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर ऑलमोस्ट 5 months। बट जर्मनी तो वही बहुत ढीठ है, इटली भाई मान गई, जर्मनी तू भी मान जा, बट नहीं। तो जो जर्मन आर्मी इटली में थी उन्होंने, और अब ऑब्वियसली इटली में सिर्फ जो इटालियंस तो नहीं रहेंगे, तो वहाँ पे जर्मन आर्मी भी थी, जर्मनी के भी लोग वहाँ पे थे, बिकॉज इटली एंड जर्मनी एनीवेज वेर गुड अलाइज। तो इटली में जो जर्मन आर्मी थी उन्होंने स्टिफ रेजिस्टेंस दी, मतलब वो जो अटैक हुआ था अलाइड पावर्स की तरफ से, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से उन्हें अटैक बैक किया कि भाई नहीं, हम तुम्हें अपने आप को कैप्चर करने नहीं देंगे, ये वो। तो 5 महीने के लिए, फॉर 5 months, यहाँ पे लिखा भी है फॉर ऑलमोस्ट 5 months, उन्होंने एक स्टिफ रेजिस्टेंस उन्हें दिया। वेयर इज द कर्स, जस्ट अ मोमेंट। But finally, Rome fell in June 1944, and before this, Mussolini was shot dead by the anti-fascists when he tried to escape from the Italy in disguise. तो जब इटली को कैप्चर कर लिया तो मुसोलिनी ने भी सोचा होगी भाई यहाँ पे रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है गुलाम बन के, इससे अच्छा मैं एस्केप कर लेता हूँ। बट उन्होंने उसको फिर किसी एंटी फैसिस्ट पार्टी के किसी इंसान ने मुसोलिनी को गोली मार दी और वो वहाँ पे मर गया। और ये जो रोम था, इट ऑल्सो फेल इन जून 1944। सो बेसिकली इटली surrendered, Mussolini was dead, and everything that this happened. This is how the fall of Italy happened. Allied invasion of France. Now, फ्रांस पे अब क्या अटैक हुआ ये देखते हैं। Just After the fall of Italy, the Allied powers began the invasion of France on 6 June 1944. This move is known as Operation Overlord. Again, इसको क्या कहते हैं? ऑपरेशन ओवरलोड। तो जैसे ही इटली गिरी, मतलब इटली का फॉल हुआ, उसके बाद अलाइड पावर्स ने कहा कि अब हम फ्रांस को कैप्चर करेंगे और उसके ऊपर इन्वेड करना शुरू किया। कब? 6 जून 1944 को, और इसे उन्होंने कहा ऑपरेशन ओवरलोड। The landing took place from sea and air on the Normandy beach. Over 3 million Allied troops landed on the beach. There was a strong resistance from the German soldiers. Within a week, most of the northern France was liberated from the Germans. Subsequently, Belgium, Brussels and Antwerp were liberated by the Allied troops. अब जो फ्रांस था, फ्रांस को हमने पहले ही पढ़ा ना, पिछले अभी जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसमें हमने ये चीज़ देखा है दैट फ्रांस वॉज ऑलरेडी कैप्चर्ड बाई जर्मनी। A large part of France was captured by Germany. थोड़ा सा ही पार्ट था जो उन्होंने किसी और को रूल करने के लिए दे दिया था, बट anyways it was all captured by Germany. तो ये जो अलाइड पावर्स थी, ब्रिटेन एंड एवरी अदर कंट्रीज ऑफ अलाइड पावर्स, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉर्मैंडी बीच पे लैंड किया। किस थ्रू? एयर, मतलब एयरक्राफ्ट्स के थ्रू भी और शिप्स के थ्रू भी लैंड किया वहाँ पे। और 3 मिलियन अलाइड ट्रूप्स ने वहाँ लैंड किया बीच पे और अटैक करना शुरू किया। अब जर्मन सोल्जर्स जो वहाँ पे थे उन्होंने भी अटैक बैक किया उनके ऊपर, और काफ़ी अच्छी एक फ़ाइट हुई। उसके बाद 1 वीक के अंदर ही जो नॉर्दर्न फ्रांस था, मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न फ्रांस, उनको उन्होंने अलाइड पावर्स ने जर्मन से रिलीज़ कर दिया, उन्हें फ्रीडम दे दी, लिबरेट कर दिया। उसके बाद बेल्जियम, ब्रुसेल्स एंड एंटरप, ये सब को भी अलाइड जो पावर्स थी, अलाइड ट्रूप्स जो थी, अलाइड आर्मी, उन्होंने जर्मनी से लिबरेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फॉल ऑफ जर्मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, ये तब से जो हम देखे जा रहे हैं कि जर्मनी का इतना बोलबाला हो रहा था एंड स्टफ्स लाइक दैट, अब इवेंचुअली एंड फाइनली जर्मनी की भी फॉल होती है। ठीक है, The next important step was the assault on Germany by the combined forces of Britain and America. दोनों ने, किसने ब्रिटेन और अमेरिका ने मिल के जर्मनी पे अटैक किया। The British general Montgomery wanted to reach before the Russian army could reach there, but the American general Eisenhower wanted to follow a cautious move. Initially, the Germans were successful to some extent in preventing the advancement of the Allied forces.
In this situation, the Battle of Bulge 1946 became very important because Hitler had risked everything on the attack and ultimately lost 250,000 men and 600 tanks, means 250,000 men, 600 tanks, which at this crucial stage could not be replaced. Germany was then attacked through Poland by the Russian army and through west by the Allied army. The British army wanted to take possession of Germany before the Russian army could reach there, but the American general Eisenhower refused to move hurriedly, as a result of which Berlin fell before the Russian army. As the fall of Berlin became inevitable, Hitler committed suicide on 7th May 1945 and Germany surrendered unconditionally. Now, why I read this entire paragraph? Because I don't want you guys to leave even a word of it. ठीक है, हर एक वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जर्मनी एक प्रीडोमिनेंट कंट्री रही है पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में. ठीक है, बाद में उसका फॉल होता है, दैट इज़ देयर, बट स्टार्टिंग में तो रही है, राइट. तो बेसिकली किस तरह से फॉल होता है जर्मनी का, तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों ने डिसाइड किया कि वो जर्मनी पे अटैक करेंगे. ठीक है, तो ब्रिटिश जनरल जो उस टाइम पे थे, ब्रिटेन के जो जनरल थे उस टाइम पे, उनका नाम था मॉन्टगोमेरी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, अंडरलाइन दैट. उन्हें क्या था, अब देखो रशिया के लोग जो थे ना, रशियन आर्मी जो थी वो भी अटैक करना चाह रही थी जर्मनी पे, और वो भी आ रही थी अटैक करने जर्मनी पे. ठीक है, तो जो ब्रिटिश जनरल थे मॉन्टगोमेरी, उन्होंने अमेरिकन जनरल से कहा कि आइजनहोवर थे, अमेरिकन जनरल कौन थे, आइजनहोवर. तो मॉन्टगोमेरी ने आइजनहोवर से कहा कि देखो भैया, बिफोर द रशियन आर्मी रीचेज जर्मनी, रशियन आर्मी रशिया के जर्मनी आने से पहले हमें वहाँ जाना चाहिए और उसे कैप्चर कर लेना चाहिए. आई डोंट वांट कि रशियन आर्मी जो है वहाँ पे उससे कैप्चर करे. तो आई थिंक वी शुड हरी, हमें जल्दी जल्दी करना चाहिए और जाके जर्मनी को कैप्चर करना चाहिए. बट आइजनहोवर क्या चाहते थे, आइजनहोवर का ये कहना था कि नहीं भाई, हम ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, जल्दी का काम शैतान का, हम जो है धीरे धीरे और अच्छे से बिल्कुल कॉशियस होके ध्यान से जाएंगे और अटैक करेंगे. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जर्मनी ने ऑब्वियसली वो भी कुछ ना कुछ अटैक करेगी ताकि वो जो आ रही थी उसकी तरफ ब्रिटिश आर्मी, अमेरिकन आर्मी, रशियन आर्मी, ये सब कुछ, तो उसको रिटेलिएट करने के लिए उसको अटैक बैक करेगी, राइट. तो उसने फिर अपना सब कुछ, हिटलर ने अपना सब कुछ, अपना मैन फोर्स, अपना आर्मी, एवरीथिंग, अपना इकोनॉमिक, सब कुछ इस बैटल ऑफ बल्ज पे इन्वेस्ट कर दिया, जो कि 1946 में हुई थी. ठीक है, और अल्टीमेटली ये सब उसने लूज़ किया क्योंकि वो हार गया. तो 250,000 मैन और 600 टैंक्स ही लॉस्ट. हु, हिटलर, एट दिस क्रूशियल एज. बैटल ऑफ बल्ज में उसने सारा कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, और अब यहाँ से 3 कंट्रीज़ आ रही है अटैक करने के लिए, तो उसके पास कुछ है ही नहीं ताकि वो इन 3 कंट्रीज़ को अटैक बैक करे, राइट. उसके बाद जर्मनी, पोलैंड के थ्रू रशिया ने जर्मनी पर अटैक किया. ठीक है, और वेस्ट के थ्रू, मतलब पोलैंड के थ्रू रशिया ने अटैक किया और वेस्टर्न साइड से अलाइड पावर्स ने अटैक किया. तो ब्रिटिश आर्मी उसको, जैसे कि पहले ही उसने कहा था आइजनहोवर को, मॉन्टगोमेरी ने क्या कहा था आइजनहोवर को कि हमें पहले कर लेना चाहिए रशिया से पहले, ताकि हम जर्मनी को ले सकें. तो बेसिकली क्या हुआ, और जो अमेरिकन जनरल जो थे आइजनहोवर, उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, हम जल्दी जल्दी नहीं करेंगे. तो बर्लिन जो है वो बेसिकली बिल्कुल नष्ट हो गया. ठीक है, बर्लिन गया जर्मनी के हाथ से. रशियन आर्मी ने बर्लिन को कैप्चर कर लिया, और जब इसने देखा, हिटलर ने देखा कि बर्लिन उनके हाथ से जा चुका है, तो उसने सुसाइड कर ली 7 मई 1945 को, और जर्मनी ने फिर सरेंडर कर दिया. क्योंकि अब जब उसका लीडर ही मर गया है तो वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस करके या कुछ भी फाइट बैक करके, है ना. लीडर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा. मूविंग ऑन, वॉर इन द ईस्ट एंड फॉल ऑफ जापान. तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली 1936, अक्टूबर 1936 में जापान ने एक एंटी कॉमिनेंटन पैक्ट साइन किया था, किसके साथ, जर्मनी और इटली के साथ. और ये बेसिकली किसके अगेंस्ट में था, रशियन कम्युनिज्म के अगेंस्ट में था. तो उन्होंने एक काइंड ऑफ एक्सेस फॉर्म किया, बर्लिन रोम टोक्यो एक्सेस. ये हमने पिछले वीडियो में भी इस चीज़ को कवर कर लिया है ऑलरेडी, तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है. ऑल्सो जब फॉल ऑफ इटली हुआ, फॉल ऑफ जर्मनी हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, और ये जब उसके बाद जब ये सारी एंटी कॉमिनेंटन पैक्ट एंड सब कुछ साइन हुआ था, तो उस टाइम पे ना कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं थी, कोई युद्ध के लिए कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया था, कोई ऐसी चेतावनी नहीं दी गई थी कि भैया एक युद्ध होने वाला है, समथिंग लाइक दैट. इट वॉज काइंड ऑफ
कूल, मतलब माहौल शांत शांत ही था उस टाइम पे, कोई डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किसी के साइड से नहीं थी। बट इसके बावजूद भी जापान ने एक तरीके से अमेरिका को कहा कि आओ हमसे लड़ो, आओ हमारे पैर पे कुल्हाड़ी, मतलब अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारा उन्होंने। क्यों? क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पे अटैक किया 7 दिसंबर 1941 में, जो कि अमेरिका का ही हार्बर था। और उसके 3 दिन बाद जापान ने 2 ब्रिटिश बैटल शिप्स को गल्फ ऑफ सियाम में डुबा दिया। उन दोनों बैटल शिप्स का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स और रिपल्स। ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मार्क, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो क्या कहते हैं उसे, इटली और जर्मनी के फॉल के बाद जापान को बेसिकली चुप हो जाना चाहिए था, कि उसे बैक ऑफ कर लेना चाहिए था या शांत हो जाना चाहिए था। वो क्या कर रही है, वो बेसिकली एक इनविटेशन दे रही है कि अमेरिका आओ हमें डुबा दो, हमें मारो। क्योंकि ऑब्वियसली अगर अमेरिका आएगी तो डू यू रियली थिंक कि जापान सर्वाइव कर पाता अमेरिका के अगेंस्ट? कर पाया था क्या? वो नहीं ना। तो इट इज़ काइंड ऑफ, मुझे तो ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ फुलिश मूव था। बट इट वॉज अगेन काफ़ी कॉन्फिडेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। आप अकेले इतने सुपर पावर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इट्स काइंड ऑफ थोड़ा जज्बात उनके काफ़ी ज़्यादा थे, कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हाई था, तभी जा रहे हैं। तो जो भी है, जापान ने फिर पर्ल हार्बर पे अटैक किया, उसे कैप्चर कर लिया। ब्रिटेन के 2 बैटल शिप्स को भी डुबा दिया। उसके बाद उन्होंने उसने हांगकांग, मलाया, सिंगापुर, बर्मा, सबको कैप्चर कर लिया। तो बेसिकली 1942 तक जापान ऑलमोस्ट इंडिया तक आ गई थी, उसकी इंडिया के ईस्टर्न गेट्स तक। और इंडिया में भी उस टाइम पे ब्रिटिश राज ही था। तो वो कह रही थी भैया देखो, ब्रिटिश तो कह रही थी कि हम तुम्हें इंडिया से, वैसे भी हम तुम्हें इंडिया से भी निकाल देंगे, ठीक है, हम तुम्हें इंडिया से निकाल देंगे और हम इसे भी कैप्चर कर लेंगे, ऐसा था उनका, ठीक है। उसके बाद ओके, आफ्टर ज्वाइनिंग द वॉर, अमेरिकन आर्मी ना MC आर्थर के अंडर थी। मतलब MC आर्थर जो थे वो अमेरिकन आर्मी के लीडर थे। उन्होंने पैसिफिक आइलैंड, जो कि जापानीज आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे रिकवर करना स्टार्ट किया। और मिडवे आइलैंड्स पे, मिडवे आइलैंड्स, ये सारे जितने भी मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लीज़ उसको अंडरलाइन करते जाइए, बिकॉज ये सारे फैक्चुअल डिटेल्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो जो मिडवे आइलैंड था, अमेरिकन फोर्सेस ने वहाँ पे एक जापानीज़ अटैक वहाँ पे भी हुआ था, बट अमेरिकन फोर्सेस ने उन्हें डिफीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद काफ़ी जापानीज़ कैरियर्स और अबाउट 330 प्लेन्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए। किसने? अमेरिका ने। किसके किए? जापान के। मतलब जापान के 330 प्लेन्स और उसके काफ़ी जापानीज़ कैरियर्स जो थे वो सारे किसने डिस्ट्रॉय कर दिए? अमेरिकन आर्मी ने डिस्ट्रॉय कर दिए। ऑब्वियसली अमेरिकन के साथ पंगा लोगे तो वो रिटेलिएट तो करेंगे ही, ठीक है। उसके बाद एक जो टर्म है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ISC का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेट कह सकते हो। ISC का काफ़ी फेवरेट टर्म है ये, आइलैंड हॉपिंग। मतलब मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी बार ऐसा देखा है कि ये आता ही आता है। व्हाट एम आई डूइंग? ओके, तो इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट। तो ये आइलैंड हॉपिंग बेसिकली क्या है? तो ये जनरल MC आर्थर ने ही स्टार्ट किया था, और ये बेसिकली जो पैसिफिक आइलैंड थे उसको रिकवर कर रहे थे, और ये 1943 से 44 तक चलता आ रहा था। तो आइलैंड हॉपिंग एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी थी, जस्ट अ मोमेंट, जनरल आर्थर की स्ट्रैटेजी थी कि वो जो है पूरे पैसिफिक रीजन को जो है रिकवर कर लेंगे। और इस पॉलिसी में क्या था कि जो अलाइड फोर्सेस हैं वो पहले किसी एक आइलैंड को कैप्चर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे जो कि स्ट्रैटेजी वाइज हेल्पफुल हो, मतलब जहाँ पे आपकी डिफेंस, आपकी फोर्सेस रह सकती है, हर जगह पे नहीं रह सकती। टोपोग्राफी मैटर्स अ लॉट, एंड रिसोर्सेज, टोपोग्राफी एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स मैटर्स। तो जो भी स्ट्रैटेजिक वैल्यू, जो भी आइलैंड स्ट्रैटेजिक वैल्यू दे रही थी अमेरिकन को, सॉरी अलाइड फोर्सेस को, नॉट अमेरिकन, नॉट जस्ट अमेरिकन, अलाइड फोर्सेस को, उसको वो कैप्चर कर रही थी। एक को कर रही थी, फिर दूसरे पे जा रही थी, फिर दूसरे को कर रही थी, फिर तीसरे पे जा रही थी। और वो ऐसे ऐसे करते करते, मतलब आई एम जस्ट ड्राइंग अ डायग्राम, इट विल बी मोर प्रिसाइज, आपको समझने में और आसानी होगी। मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। तो ये मान लो एक आइलैंड है, आइलैंड 1, ठीक है। फिर ये दूसरा आइलैंड है, फिर ये तीसरा आइलैंड है, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे आइलैंड है, और यहाँ पे जापान है, ठीक है, जापान है। ये दूसरा है,
ये तीसरा है, ठीक है। और यहाँ से जो अलाइड फोर्सेस हैं वो जा रही है ऐसे 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 यहाँ पे, मान लो अगर ये वैल्यूएबल है, स्ट्रैटेजिक वैल्यू है तो इसको कैप्चर कर रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, इसे कैप्चर कर रही है अगर ये स्ट्रैटेजिकली वैल्यूएबल है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, इसे कैप्चर कर रही है। ऐसे करते करते जापान और उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होते जा रहा है, करते करते वो जापान की तरफ जापान तक जा रही है ताकि उसे भी कैप्चर कर ले वो, ठीक है, जो जापान का मेन लैंड है वहाँ तक। वेल उसके बाद ये देखो, on 6 August 1945, America dropped an atom bomb on the Japanese city of Hiroshima, killing perhaps 84,000 people and leaving thousands more slowly dying of radiation poisoning. 3 days later, on 9th August 1945, America dropped another atom bomb on the Japanese city of Nagasaki, which perhaps killed another 40,000. After this, the Japan government surrendered to the Allied powers. Until 1952, Japan was occupied by the Allied troops, mostly American, under the command of General M.C. Arthur. सो बेसिकली अब जो पर्ल हार्बर का यहाँ पे रिप्लाई उसने दिया अमेरिका ने क्या किया, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप किया किस पे, हिरोशिमा पे, और वहाँ पे अराउंड 84,000 लोगों की डेथ हुई। और वहाँ पे आज तक रेडिएशन उस बॉम्ब की, एटम बॉम्ब की होती है, जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे जो है पैरालाइज्ड जन्म लेते हैं। यू नो दिस, हाँ, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिस इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड टॉपिक। आप बचपन से हिरोशिमा नागासाकी के बारे में पढ़ते आ रहे हो, पता होता है आपको, ठीक है। उसके अब हिरोशिमा को अटैक करने के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक दूसरा एटम बॉम्ब ड्रॉप किया किस पे, नागासाकी पे, और फिर अनदर 40,000 लोग की डेथ हुई और वही रेडिएशन पूरी जगह पे फैली, ठीक है। तो 1952 तक जापान को अलाइड पावर्स ने टोटली कैप्चर कर लिया और वो सारे जनरल एमसी आर्थर के अंडर आ गए। दिस वॉज द फॉल ऑफ जापान, ठीक है। इवेंचुअली जापान की भी जो है फॉल हो जाती है। तो ये जितने भी फैक्चुअल डिटेल्स है, कौन से डेट को क्या था एंड कितने लोग मरे एंड ऑल दैट, इसे डेफिनेटली मार्क करके याद कीजिए आप लोग, ठीक है। और आज का होम टास्क ये है कि ये जो 2 एटम बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक जो हुआ था, अमेरिका ने जो किया था, तो उन दोनों एटम बॉम्ब्स का कुछ नाम था, ठीक है। वो नाम क्या था वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने आंसर नहीं करा उसका, तो प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस आई एम आस्किंग। ये आपकी जनरल नॉलेज को ही बढ़ाएगी, इनफैक्ट आपके आंसर को ही एनहांस करेगी, ठीक है। सो डू दैट। ऑल्सो एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द लिंक टू द प्लेलिस्ट, जो भी प्लेलिस्ट क्रिएट की है मैंने, जितने भी वीडियोस अभी तक मैंने बनाए हैं हिस्ट्री के, वो सारे उस प्लेलिस्ट में हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड आई होप आपके लिए वो हेल्पफुल हो, ठीक है। सो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी, आप डोंट बी सेल्फिश, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल की रीच को बढ़ाइए, एंड दैट विल इन अ वे मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़, ठीक है। विद दैट, थैंक यू सो मच, हैप्पी रीडिंग एंड एन्जॉय एज वेल। चलो।